हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किरण प्रकाशिकी के इस अगले वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझा है। इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इसको देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आए। पहले वाले वीडियो की तरह ही पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण किरणों से अवगत कराऊंगा और उसके बाद हम प्रतिबिंब निर्माण की ओर आगे बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण जैसे कि आप जानते हैं, जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। इसका सर्किल इधर कंप्लीट होता है, इसलिए वक्रता केंद्र भी इधर है, फोकस भी इधर है। सर्किल इधर कंप्लीट होता है, इसलिए वक्रता केंद्र इधर है, फोकस भी इधर है। अब पहली किरण से मुझे आपको मिलवाना है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो इसके पहले वाले वीडियो में काफी अच्छा डिस्कशन अपन ने किया है कि अगर एक किरण आती है तो आपतन बिंदु पे आपको क्या चाहिए होता है, अभिलंब चाहिए होता है। अब अगर आपका समतल दर्पण है और उसके किसी बिंदु पर आपको अभिलंब चाहिए तो आराम से आप 90 की लाइन बना सकते हैं। बट अगर आपका गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण, जैसे कि ये गोलीय दर्पण है, ये वक्रित है, तो ये किसी ना किसी गोले का भाग होगा और ये जिस भी गोले का भाग है उसका केंद्र होगा वक्रता केंद्र। तो जिस गोले का ये भाग है उस गोले के केंद्र को आप परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाओगे तो 90 की लाइन बनेगी। ये अपन जानते हैं भाई, ये रूल होता है कि अगर एक वृत्त है और उस वृत्त के केंद्र को आप वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर मिलाओगे तो 90 की लाइन बनती है। तो मुझे ये मेरा आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है और ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर मेरे को क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो ये आपतन बिंदु एक वृत्त की परिधि का हिस्सा है, तो उस पर 90 की लाइन होगी। उस वृत्त के केंद्र को मुझे इस बिंदु से मिलाना पड़ेगा। तो इस बिंदु को इस वृत्त के केंद्र से मिलाने पर ये जो रेखा बन रही है, ये रेखा कहलाएगी अभिलंब। तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से कितना कोण बना के आई, मान लेते हैं आई कोण बनाकर आई, तो उतने ही कोण पर वापस जाएगी, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। तो जितने कोण पर आई थी उतने ही कोण पर वापस जाएगी, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। और इसको अगर आप पीछे मिलाओगे तो आपको मिलेगा फोकस बिंदु। तो इस तरह से हम ढूंढ पाते हैं फोकस बिंदु को। अवतल में तो आकर के वास्तव में फोकस से गुजरती है, उत्तल के अंदर जब ये आपतित होती है तो आपतन बिंदु पर आप अभिलंब बनाते हो, जितने एंगल पे आई है उतने पे वापस जाती है। फिर उसको जब पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो, बहिर्लेखन करते हो, पीछे उसको आगे और देखते हो, तो फिर वो आपको बिंदु मिलता है जिसको अपन कहते हैं फोकस बिंदु। अगर ये प्रकाश किरण इस तरह से आई होती तो आपका आपतन बिंदु ये होता। अब इस आपतन बिंदु पर अगर आप अभिलंब बनाते तो आपको उसको वक्रता केंद्र से जोड़ना पड़ता। तो इस तरह से बनता अभिलंब। कितने एंगल पे आई है, आई एंगल पे आई है, तो आर एंगल पे जाएगी और आर एंगल पे जाएगी, ऐसे जाएगी कि एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। और इसको जब आप पीछे मिलाओगे तो वो वापस से कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें इस प्रकार परावर्तित होती हैं कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष को बोलते हैं, रेड वाली जो बीच वाली लाइन है ना, जो पी और सी से गुजर रही है, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें उत्तल दर्पण में एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखो, परावर्तन के पश्चात ये समांतर किरणें हैं, ये ऐसे जा रही हैं और ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। ये पहले के लेक्चर्स में भी हम बात कर चुके हैं। आज मैंने आपको रीजन समझाया कि एंगल आई बराबर एंगल आर होने के चक्कर में आपको क्या मिलता है, फोकस बिंदु। दूसरी बात, अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आए कि उसका टारगेट हो सी, मतलब ये प्रकाश किरण इस प्रकार आई है कि ये किस पर आपतित हो रही है, सी पर आपतित हो रही है। तो अगर ये प्रकाश किरण इस तरह से आती है तो इसका आपतन बिंदु ये है। इसके आपतन बिंदु पर अगर मैं अभिलंब बनाऊंगा तो अभिलंब बनाने के लिए मुझे इसको केंद्र से जोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, अभिलंब। अब ये किरण इस प्रकार से आई है कि ये अभिलंब पर ही आ रही है, और कोई किरण अगर अभिलंब पर ही आती है तो वापस लौट के चली जाती है। तो ये किरण, अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में इस प्रकार आती है कि वो सी पर आ रही हो तो वो टकरा करके वापस चल जाती है।
अवतल में भी ऐसा ही हुआ था, जो प्रकाश किरण थी वो सी से होकर आ रही थी, टकरा के वापस चल गई थी। बस वहां पे ये था कि सी से होकर आ रही थी, क्योंकि सी इस तरफ था, उसमें सी उस तरफ है, तो आती हुई प्रतीत होगी। इसमें भी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उसमें वास्तव में मिलती है। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि इसका आभासी फोकस होता है और उसका क्या था, वास्तविक फोकस था। ये फर्क होता है। दोनों बातों को हम एक बार लिख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इधर सी पर आपतित किरणें, जो किरण सी पर आपतित हो रही है, वो किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये मतलब होता है दोस्तों इन दोनों किरणों का। अब इनकी सहायता से हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब निर्माण। तो पहला केस हम ले रहे हैं जब बिंब की स्थिति है अनंत पर। देखो दोस्तों, अगर आपका बिंब अनंत पर है तो वही वाला रूल है जो पहले था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आपको दो किरणें मंगानी पड़ेंगी अनंत से। वो दो किरणें टकराने के बाद जहां भी मिलेगी वहां उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। देखिए, अनंत से किरणें आती हैं समांतर, तो मैंने अनंत से दो किरणें मंगाई, एक किरण ऐसे मंगाई मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण ऐसे मंगाई। आप जानते हैं कि ये किरणें इस प्रकार से फैलती हैं कि ये कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस से। तो ये फोकस को टारगेट करती हुई फैल गई, फोकस को टारगेट करती हुई फैल गई। अब सोचने वाली बात यह है कि ये किरण टकरा करके उधर जा रही है और ये किरण टकरा करके इधर आ रही है, तो दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात तो ऐसे जा रही हैं, तो इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। मतलब जिंदगी में कभी भी ये अपने आप तो नहीं मिलेंगी, और अगर ये किरणें अपने आप नहीं मिलेंगी तो फिर यहां पर प्रतिबिंब वास्तविक कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब किरणें अपने आप मिलती हैं। तो ये दोनों किरणें में से एक किरण उधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, कभी नहीं मिलेंगी। तो हमको यहाँ पे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, इस किरण को पीछे लेके आना पड़ेगा जबरदस्ती फोकस पर, इसको जबरदस्ती लेके आना पड़ेगा फोकस पे। तो जबरदस्ती मिलाने पर ये कहाँ मिल रही है, फोकस पे। इसका मतलब इनका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पे। और जबरदस्ती करिए तो क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। और सीधा, आभासी प्रतिबिंब तथा सीधा प्रतिबिंब, क्योंकि 1 टकराने के बाद भी ऊपर ही है और 2 टकराने के बाद भी नीचे है। अवतल में तो ऊपर नीचे हो गया था, 1 नीचे लग गई थी और 2 ऊपर आ गई थी, इसलिए हमने बोला था उल्टा प्रतिबिंब। बट यहां पर प्रतिबिंब सीधा रहेगा, क्योंकि 1 पहली किरण जो आई वो टकरा करके जिस तरफ आई उसी तरफ है, ऊपर की तरफ। दूसरी नीचे से आई थी, नीचे की तरफ ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब, ये हो गई इसकी प्रकृति। आकार की बात करें तो बिंदु आकार, बिल्कुल छोटा सा बना है, बिंदु आकार, या फिर आप बोल सकते हो अत्यंत सूक्ष्म, एकदम छोटा, अत्यंत सूक्ष्म। और अगर स्थिति की बात करें तो साफ दिख ही रहा है कि प्रतिबिंब कहां बना है, फोकस पे बना है। तो स्थिति है फोकस पर, फोकस एफ पर। यह हो गई आपके प्रतिबिंब की स्थिति। अब अपन देखते हैं दूसरा, जब बिंब की स्थिति अनंत और पी के मध्य है। देखो यहाँ पे ये वाला तो केस आएगा ही नहीं कि सी से परे, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर, एफ और पी के बीच में। क्यों? क्योंकि ये है पॉलिश सतह और ये है परावर्तक पृष्ठ। तो प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पे आएगी और इधर तो एफ सी कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे वो 6 केस नहीं बनेंगे, केवल 2 ही केस बनेंगे। जबकि अवतल के अंदर जिस तरफ आपका परावर्तक पृष्ठ था उसी तरफ एफ था, सी था, इसलिए वहां पे 6 केस बने थे। यहाँ पे केवल 2 केस बनेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है, आप अनंत पे रखा आपने, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, आप अनंत और पी के बीच में कहीं भी रख सकते हो। कहीं भी का मतलब आप यहां रख लो, तो ये आपने अनंत और पी के मध्य यहां पे रख दिया ए बी। अब निर्माण करना है प्रतिबिंब का। जैसा मैंने सिखाया, प्रतिबिंब के निर्माण के लिए आपको 2 किरणों की आवश्यकता होती है। जो 2 किरणें आप जानते हो उनको यूज कर लो। ए से पहली किरण भेजो समांतर, वो किरण फोकस को टारगेट करती हुई निकल जाएगी, फोकस से होती हुई निकल जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। दूसरी भेज दो सी के ऊपर, तो दूसरी मैंने इस सी को टारगेट करते हुए ऐसे भेज दी, तो सी को टारगेट करते हुए भेजूंगा तो टकरा के वापस आ जाएगी। तो अब आगे देखा जाए तो ये किरण तो इधर जा रही है और ये किरण इधर जा रही है, दोनों कभी भी नहीं मिल सकती आगे तो। बट हाँ, अगर पीछे मिलाएं तो जबरदस्ती पीछे मिल सकती हैं। फिर से
समांतर किरण फोकस को टारगेट करती हुई निकल गई, जो सी पर आ रही थी वो टकरा करके इधर चल गई। अब ये किरण इस तरफ जा रही है, ये किरण उस तरफ जा रही है, दोनों कभी भी आगे नहीं मिल सकती। कहां मिलेंगी? पीछे। और देखो पीछे मिल भी गई, कहां मिली? यहां पर। तो ए का प्रतिबिंब यहां बन गया ए डैश, उसके जस्ट नीचे बी डैश। जबरदस्ती मिलाया है इसलिए ये क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब। सीधा तो साफ साफ दिख ही रहा है। अब लिखते हैं हम प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब बना है एफ व पी के मध्य, ठीक बात है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, देख लो आप, बिंब बड़ा है प्रतिबिंब छोटा है, तो बिंब से छोटा। बिंब होता है जिसको भी अपन दर्पण के सामने रखते हैं। और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा, क्योंकि जबरदस्ती मिलाया है तो आभासी, सीधा आपको दिख रहा है तो आभासी तथा सीधा। तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, दो ही है आपके पास, एक तो अनंत पर, अनंत पे होगा तो फोकस पे मिलेगा, और अगर अनंत और पी के बीच में कहीं भी रखा होगा तो पी और एफ के बीच में क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। जबकि अवतल में तो आपने देखा था फर्स्ट से लेकर फिफ्थ केस में तो उल्टा और वास्तविक बनता है, केवल एक ही केस में क्या बनता है? आभासी। यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा? आभासी तथा सीधा। ये बात याद रखनी है कि ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी तथा सीधा। ठीक है दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे। फिर हम हमारा इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन शुरू करेंगे, जो होगा दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न करना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।